गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इंग्लिश के अंदर जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने सिंपल पास्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी पहचान क्या है और क्वालिटी के आधार पे पहचान क्या है। तब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो उसमें हमें ये देखा था कि काम जारी होता है या फिर उसकी पहचान लास्ट में रहा है, रही है, ऐसा शब्द आते हैं। लेकिन वो वर्तमान की बात होती है, प्रेजेंट की बात होती है। जैसे कि इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है। लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूस की बात आती है तो वो पास्ट का कोई समय होता है जिस समय पर काम जारी था, ऐसा अनुमान उसमें अर्थ उसमें निकलता है। और वाक्य के अंत में ये पहचान भी हो सकती है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जैसा कि इस स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे पाया जाता है। तो या तो लास्ट में ये वर्ड मिलेंगे या फिर उस वाक्य का अर्थ इस तरीके से निकलेगा कि किसी भूतकालीन समय में, पास्ट टाइम में आपका कार्य हो रहा था, जारी था। पहला सेंटेंस जो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन मार्क हो, ना ही आपका नहीं शब्द हो, ना ही कोई एक्सक्लेमेटरी साइन हो, मीन्स उसमें सिर्फ फुल स्टॉप हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हो जाती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। लेकिन ये बात एक इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। लेकिन साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आई को हमने प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाते हैं तो आई के साथ आर आता है, तो वो प्लूरल होता है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव आता है हेल्पिंग वर्ब, तो वो प्लूरल के साथ आता है। लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें आई के साथ वर ना आके वाज आता है। इसका मतलब पास्ट टेंस के अंदर आई क्या होता है? सिंगुलर माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में अफर्मेटिव सेंटेंस बना के भी दे रखा आपको। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो पास्ट के समय में ये काम जारी था, तो मैं की इंग्लिश आई हो गई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वैसे तो आई प्लूरल आप प्रेजेंट में देखते हो तो वर लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ? वाज। यानी कि पास्ट में आई को क्या माना जाता है? सिंगुलर। फिर वर्ब है पढ़ना, पढ़ रहा था, तो रीड, रीड में आईएनजी। और अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश में कई बार बता चुका हूँ, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पोसेसिव केस। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका पोसेसिव केस आएगा माई, क्योंकि माई, मैं की इंग्लिश होती है आई और आई का पोसेसिव केस होता है माई। और इनके साथ नाउन होते हैं, तो किताब नाउन है, बुक, तो आई वाज रीडिंग माई बुक। अगले सेंटेंस में चले जाते हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो हम की इंग्लिश होती है वी, और वी प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। याद करना लर्न होता है, लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग। और हमारा पाठ, अपना पाठ, तो अपना की तो वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका पोसेसिव केस, तो सब्जेक्ट है वी, वी का पोसेसिव केस आवर, और पाठ का मतलब लेसन, तो वी वर लर्निंग आवर लेसन, ये इसकी इंग्लिश बनेगी। रूल में आ जाते हैं। तो रूल में जब आते हैं तो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे ही, सी, इट, आई और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वाज तथा यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग कर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ये हमें पता है, ही, सी तो सिंगुलर होता है, लेकिन देखो इसमें आई भी शामिल कर लिया गया है। और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वाज तथा यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अगर यही रूल प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए होता
तो में ही सी इट तो आ जाता, लेकिन आई नहीं आता। आई किसके साथ आता? यू वी दे, और इनके साथ आई लिखा होता है। अब हम नेगेटिव में पहुंच जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में पैटर्न जो है वो सब्जेक्ट आएगा, वाज और वर आएगा, और नेगेटिव में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। जैसे कि वे घर नहीं जा रहे थे, तो वे की इंग्लिश तो क्या होती है? दे, और दे होता है प्लूरल, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। अब नहीं शब्द आ गया तो नोट तो लगाना है। वर्ब है हमारा जाना, जा रहे थे, तो गो में आईएनजी आ जाएगा गोइंग, और घर के लिए होम आ जाएगा। आगे है राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो राम तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अब राम सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, उसके साथ नोट आएगा नेगेटिव के लिए, और कूदना जंप होता है तो उसमें आईएनजी जंपिंग होगा, और दीवार से। अब कई बच्चे क्या करते हैं, से के लिए हमेशा फ्रॉम लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देता है। भाई यहाँ पे ये जो से शब्द है, ये कोई इसका स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि जिसका वर्ड इंग्लिश में हमने लिख दिया। ये प्रीपोजिशन होती हैं, में, से, को, तो ये उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सी प्रीपोजिशन आएगी वो समझना होता है। तो दीवार से नहीं कूद रहा था, तो यानी कि दीवार के ऊपर से, और ऊपर का मतलब होता है अपॉन, ओवर। तो जब हम किसी के ऊपर से जाते हैं और उसको कोई टच नहीं करते हैं तो ओवर लगा देते हैं। तो राम वाज नॉट जंपिंग ओवर द वॉल। दा मैं बता चुका हूँ कई सेंटेंसेस में कि एक विशेष दीवार है उसकी बात करें, इसलिए द लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस वाज, एंड वर के पश्चात नोट लगा देते हैं। ये रूल आएगा, 247 नहीं आएगा यहाँ पे। रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस वाज और एंड वर के पश्चात नोट लगा देते हैं। एंड आएगा 247 की जगह। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, तो इंटरोगेटिव में मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरोगेटिव में आपका वाज और वर आता है शुरू में ही, अगर वाक्य में शुरू में क्या आ गया तो फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। और अगर WH वर्ड आ गया तो शुरू में WH वर्ड आएगा, फिर ये पूरा पैटर्न वैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे कि बना के देखते हैं, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो शुरू में क्या आ गया, और हम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आना है, वर वी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी है, तो गो जाना, जा रहे थे, फिर आईएनजी गोइंग। और डेस्टिनेशन मार्केट दे रखा है, तो डेस्टिनेशन से पहले प्रीपोजिशन टू आती है, तो टू द मार्केट। आगे बढ़ते हैं। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, तो भैया किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, इस चीज़ को पढ़ना है। तो किसान को हम क्या कहते हैं? फार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यों शब्द आ गया, तो इस क्यों की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, तो क्यों की होगी वाई। फिर उसके बाद मैंने बताया था जैसे शुरू में क्या आ जाता है उस पैटर्न को शामिल करना है, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो किसान सिंगुलर है इसलिए वाज। अब जो किसान है उसको अकेले किसान की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए द फार्मर लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर वर्ब है जोतना, प्लग, उसमें आईएनजी आएगा प्लगिंग। अपना खेत, तो अपना की इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका पॉसेसिव केस, तो किसान उसको हम पुरुष मान लेते हैं ही, तो ही का पॉसेसिव केस हिज, और खेत को फील्ड, तो वाई वाज द फार्मर नॉट प्लगिंग हिज फील्ड। लेकिन कल मैंने बताया था कि एक सेंटेंस इस टॉपिक में नहीं आता है, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए कल भी मैंने बताया था कि जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हो तो सिर्फ एक चेंजेस आपको करना होता है। वो चेंजेस ये है कि जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। और सॉरी, ये जो एग्जाम्पल है 2 का, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, ये तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का ही है।
क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है द फार्मर सब्जेक्ट है, उससे पहले वाज है और उसके बाद नोट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं शब्द नहीं होता, मान लो कि नहीं शब्द नहीं होता, तो हम नहीं को काट देते हैं, तो नोट भी शब्द कट जाता। तो सिर्फ इंटेरोगेटिव क्या बनता, वाई वाज द फार्मर प्लगिंग हिज फील्ड, किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था, ये इसका मीनिंग निकलेगा। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस इतना ही फ़र्क है कि जो नोट वर्ड है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा। क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा यही है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, लेकिन जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वो नोट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट रूल पहले भी बताया था मैंने, अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड आते हैं तो नोट फिर हेल्पिंग वर्ब के उन वर्ड्स के बाद नहीं आएगा, बल्कि जो आपका वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड उसके बाद नोट आएगा, और उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे उसके बाद वो आएंगे। जैसे कि कई बार हमारा परफेक्ट कंटिन्यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज हो, उनमें आपका किसी में हैज़ बीन, हैव बीन, किसी में हैड बीन और किसी में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अगर उनका में नोट लगाना हो तो हैव बीन, हैज़ बीन नोट नहीं होगा, बल्कि हैज़ नोट बीन या हैव नोट बीन। और अगर पास्ट में जाए हैड नोट बीन होगा, और फ्यूचर में जाएं तो विल नोट हैव बीन और शैल नोट हैव बीन, ऐसे होगा, नोट लास्ट में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने के लिए। अब हम इसके रूल को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से वाज वर्ब कर्ता से पहले लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। यदि वाक्य में पर्सन सूचक शब्द क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि में से कोई दिया हो तो सबसे पहले उसको अंग्रेजी लगा कर फिर वाज या वर्ब को लगाते हैं। यानी कि इसने ये कहा है वैन है तो वैन लिख दो, वाई है तो वाई लिख दो, वाट है तो वाट लिख दो, फिर वाज वर्ब में से एक लगा दो और फिर सब्जेक्ट लिख दो। पहचान है, इस प्रकार के वाक्यों की कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती, परंतु इन वाक्यों में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन जैसे एडवर्बियल्स आते हैं। यानी कि ये एडवर्बियल्स आपको याद रखने हैं। अगर ये एडवर्बियल्स आपके सेंटेंस में आते हैं तो उसको आप पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूज मान सकते हो। तो एट दैट मोमेंट का मतलब होता है उस समय, एट दैट टाइम का मतलब और एट दैट मोमेंट का एक ही मतलब होता है। दोज डेज, उन दिनों, देन, तब, ये सब एडवर्बियल्स आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आगे है, इसी प्रकार वाइल से जुड़े 2 वाक्यों में से यदि एक वाक्य पास्ट कंटिन्यूज में हो तो दूसरा भी इसी टेंस में मानना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब, अगर किसी सेंटेंस में वाइल जुड़ा हुआ है और एक वाक्य पास्ट कंटिन्यूज में हो तो दूसरा भी इसी टेंस में मानना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ आपको। A postman was ringing
the bell while I was वॉचिंग टीवी। तो ये सेंटेंस है, ए पोस्टमैन का मतलब एक डाकिया, वॉज रिंगिंग द बेल, बेल को बजा रहा था, वाइल, वाइल का मतलब जब, आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी को देख रहा था। तो इसमें दोनों के दोनों टेंस, वाइल से पहले वाले और वाइल से बाद वाले, दोनों के दोनों टेंस किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो यही चीज़ इसमें दे रखी है कि अगर कोई वाइल से आपके दो वाक्य जुड़े हुए हों तो उसमें अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस में है तो दूसरे को भी किस में मानना है, पास्ट कंटिन्यूस में ही मानना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस को करना है। देखिए टेंस वैसे तो बड़ी क्लास वालों ने काफ़ी बार पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, इसलिए रिपीटेशन चल रहा है, भरपूर फ़ायदा उठाइए इसका, मजाक में मत लीजिए, क्योंकि जब इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे तब कहोगे कि पता ही नहीं था, ये तो आता ही नहीं है। तो इसलिए स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, काम कहाँ से करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से। यहाँ पे इसकी पहचान दे रखी है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें पैटर्न दे रखा है, उसका रूल आ गया है, रूल आने के बाद में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, फिर उसके बाद में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस में ये 247 लिखा है, ये 247 नहीं है, इसका मतलब है एंड। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हों या फिर वो वाक्य जिसमें वाक्य के बीच में WH वर्ड आता हो। तो दोनों के एग्जाम्पल आपको दिखा रखे हैं बना के। और दूसरा जो सेंटेंस है वो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, तो साथ में ये भी समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। फिर उसके आगे चलें तो यहाँ पे रूल बता रखा है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में वाज वर्ब कहाँ लगेगा, किस तरीके से लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, और साथ में वो तरीका जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज का पेपर देते हैं तो उसमें ये कहा जाता है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो उसमें हमें पता लगाना होता है कि ये कौन सा टेंस है, तो उसमें हम हिंदी तो निकाल नहीं सकते, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अगर मिल जाएं हमें उस सेंटेंस के अंदर तो हम कह सकते हैं कि ये वो सेंटेंस है, वो टेंस है। तो जैसे कि एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, ये एडवर्बियल्स अगर उस वाक्य में आ जाती हैं तो उसको आपको पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस मानना है। और अगर वाइल आ जाता है और एक टेंस, दो वाक्य उसमें जुड़े हुए हैं वाइल से, एक में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है और एक आपका पास्ट कंटिन्यूस है, तो दूसरे को भी आपको पास्ट कंटिन्यूस ही मानना है। तो इस तरीके से ये आपका इंग्लिश का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है आज का। इसमें आपका पास्ट कंटिन्यूस हो गया है। इस पूरे काम को नोटबुक में कर लें, क्योंकि सैटरडे को जब इंग्लिश का पेपर होगा तो आगे के जो टेंसेस हैं उन्हीं का होगा। तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझ लें, नोटबुक में काम कर लें, क्योंकि फ्राइडे को फिर काम की नोटबुक चेक होगी आपकी, तो अपना काम कंप्लीट रखें। ठीक है, तो अभी वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।